फर्स्ट ईयर आज हम साइनोबैक्टीरिया में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है कई साइनोबैक्टीरिया में, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इस संरचना को हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। अगर आप नॉस्टॉक का तंतु देखें तो उसमें आपको ये जो हेट्रोसिस्ट है ये आपको देखने को मिलेगा। तो जो हेट्रोसिस्ट होता है समांगी जीव द्रव्य युक्त मोटी भित्ति वाली संरचना होती है, जिसको कि हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। इसको थरेट ने 1844 में साइनोबैक्टीरिया में खोज किया था। तब साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे। ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते थे? ब्लूइश ग्रीन कलर है और इनको एल्गी में शामिल किया जाता था। लेकिन जब बाद में इनका साइटोप्लाज्म की संरचना देखी गई, प्रोटोप्लाज्म को देखा गया जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, तो ये सब संरचनाएं क्योंकि बैक्टीरिया के समान थी और इनका जो कोशिका भित्ति होती है वो भी बैक्टीरिया के समान होती है, इसलिए इनको अब हम साइनोबैक्टीरिया में रखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में या साइनोफाइसी में नहीं रखते हैं। तो हेट्रोसिस्ट का विशेष लक्षण क्या है? पहली बात कि इनका जो साइज़ होता है, आकार होता है, वो नॉर्मल जो इनके आसपास में वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, कायिक कोशिकाएं होती हैं, उनसे थोड़ा बड़ा होता है। इनकी दीवार मोटी होती है। इनके चारों तरफ श्लेष्मी आवरण नहीं पाया जाता जो कि तंतु के चारों तरफ पाया जाता है। तो हेट्रोसिस्ट पर पूरे फिलामेंट पे होगा, लेकिन हेट्रोसिस्ट पर वो म्यूसिलेज की कवरिंग नहीं होगी, एब्सेंट होगी। ये जो हेट्रोसिस्ट है जिस भी तरफ से जो फिलामेंट होता है उससे जुड़ा रहता है, उधर में एक डार्क कलर की संरचना होती है, ध्रुवीय ग्रंथिका जिसको बोलते हैं, या पोलर नोड्यूल अंग्रेजी में बोला जाता है। इनमें पटलिकाएं जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। थाइलाकॉइड्स बहुत ही कम रूडिमेंट्री सी टाइप की होती हैं। गैस धानियाँ इसमें नहीं पाई जाती। इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो खास करके जिसमें ऑक्सीजन से रिलेज से संबंधित जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो सब इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। जीव द्रव्य होमोजीनियस होता है प्रोटोप्लाज्म, मतलब ग्रैन्युलर नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर हेट्रोसिस्ट के अंदर वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण होता है, और कलर अगर आप इसका देखेंगे तो येलोइश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, पिंक या लाइट ग्रीन होता है, इस तरह का कलर होता है। हेट्रोसिस्ट और जो वेजिटेटिव सेल का जो संधि स्थल होता है वहाँ पर इनिशियली शुरू में छिद्र होते हैं, जहाँ से कि प्लाज्मोडेस्माटा या जीवदर तंतु होते हैं, जिनके माध्यम से दोनों कोशिकाएं, पास वाली कायिक कोशिका और हेट्रोसिस्ट जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, तो वहाँ छिद्रों के स्थान पर एक गांठ सी बन जाती है, मोटी सी, जिसको कि हम पोलर नोड्यूल कहते हैं। फ्रिच ने बताया था कि ये इनकी अंतः जो भित्ति होती है, अंदर वाली वॉल होती है, उसके हिसाब से बनता है। कुछ लोग मुझसे बनता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये साइटोप्लाज्म के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। नाउ हेट्रोसिस्ट की संख्या कितनी हो सकती है, कहाँ पर लोकेशन हो सकती है, तो ये अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है। अधिकांश जो है उनके अंदर सिंगल हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। एनाबिनॉप्सिस के अंदर ये जोड़े में होते हैं, दो के पेयर में होते हैं। इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो टर्मिनल हो सकती है कुछ टाइप में, और कुछ में जो है अंतर्विष्ट हो सकती है। जैसे राइवुलेरिया है, उसमें चाबुक के समान इसका फिलामेंट होता है और उसके बेस पर बेसल हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। ग्लियोट्राइका में ये शीर्ष पर होता है, और इनमें जिनमें भी टर्मिनल हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, अंतस्थ हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, उनके अंदर पोलर नोड्यूल एक ही होता है, उस तरफ जिधर की ये फिलामेंट या तंतु से जुड़ा हुआ रहता है। इंटरकैलरी जो हेट्रोसिस्ट होती है उसके अंदर दो पोलर नोड्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं नॉस्टॉक है, नॉस्टोकॉप्सिस है, इस तरह से है। एनाबिना में भी दोनों तरफ वेजिटेटिव सेल्स पाए जाते हैं, तो वहाँ दो पोलर नोड्यूल्स होते हैं। नॉस्टोकॉप्सिस में एक छोटी सी लेटरल आउटग्रोथ निकलती है और उस छोटी सी ब्रांच के ऊपर टर्मिनल हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। ये इसकी संरचना है, आप देखेंगे इसके अंदर ये पोलर नोड्यूल्स हैं और थोड़े बहुत लैमिली है ये, जिसमें कि कोई पिगमेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते। म्यूसिलेज लेयर है बाहर की तरफ, फिर ये होमोजेनस लेयर है, फिर लैमिनेटेड लेयर है, और ये थिक है। यहाँ पर पहले प्लाज्मोडेस्माटा होते थे दोनों एंड्स पर, जो बाद में बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। ना अगर हम कार्य देखें इसका कि हेट्रोसिस्ट का काम क्या है,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम इसका है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की साइट है ये। यहाँ पर इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ख़ास करके जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो उसका स्थिरीकरण करते हैं ये। इसमें जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है नाइट्रोजन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, उसकी ख़ास बात ये होती है कि उसको अवायवीय वातावरण चाहिए। अगर वायवीय कंडीशंस होती हैं, एरोबिक कंडीशंस होती हैं, तो वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इसलिए हेटेरोसिस की मोटी परत जो है वो इसमें हेल्प करती है। उस मोटी परत के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और वो जो एंजाइम होता है वो सक्रिय अवस्था में रहता है, एक्टिवेटेड रहता है, ताकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सके। दूसरा काम जो मानते हैं लोग वही है कि ये तंतु का विखंडन स्थल है। मीन्स यहाँ पर जो फिलामेंट होते हैं हेटेरोसिस्ट के जो साइट होता है वहाँ से अब वो आपस में कनेक्टेड नहीं है सेल ना दूसरे सेल से। जहाँ पहले प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड रहते थे, जुड़े रहते थे, वो कमज़ोर हो जाता है स्थान, तो इसलिए फिर वहाँ से वो टूट जाता है फिलामेंट, तो नया सुकाय बन जाता है। ग्रोथ और सेल डिवीजन को प्रेरित करते हैं। फ्रिच ने 1951 में बताया कि हेटेरोसिस जो है कुछ विशेष तरह के पदार्थों का स्रवण करता है, जिससे कि इसके आसपास की कोशिकाएं एक्टिव बनी रहती हैं, सक्रिय बनी रहती हैं। इनमें विभाजन को ये प्रेरित करती हैं और वृद्धि में सहायक है हेटेरोसिस इस तरह से। देन भोजन और विकरों का संचय, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड एंजाइम्स। इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फ्रिच ने 1904 ने बोला कि फूड इसमें हेटेरोसिस में स्टोर होता है। कैनाबियस ने 1929 में बोला कि एंजाइम को स्टोर करते हैं। हालांकि कोई एविडेंसेस इनके बारे में नहीं दिए गए हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं हेटेरोसिस का, जैसे मैंने पोजीशन बताया था आपको, राइवल एरिया है ये। इसमें कैलोथ्रिक्स में ये है टर्मिनल हेटेरोसिस्ट है। एक पोलर नोडुल आपको दिख रहा है। इंटरकैलरी अगर होता है तो दो पोलर नोडुल, जैसे यहाँ पर आपको नॉस्टॉक में दिखता है। राइवल एरिया में बेसल हेटेरोसिस्ट है, सिंगल पोलर फ्लैचुलम। ये नॉस्टोकॉप्सिस है जिसमें लेटरल हेटेरोसिस्ट है, छोटी सी ब्रांच के ऊपर। पेयर में भी बनता है, एनाबेनॉप्सिस में जैसे जोड़े में हेटेरोसिस बना है ये नॉस्टॉक का एक फिलामेंट है जिसमें कि इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट है, और उसके बीच के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं दो हेटेरोसिस के बीच में फ्रेगमेंट जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, तो ये यूनिट जब हेटेरोसिस से अलग हट जाता है तो एक तरह से हार्मोगोनिया के जैसे काम करता है ये। देन एक और कार्य इसको कुछ लोगों ने, साइंटिस्ट ने बताया है कि जो निश्चेष्ट बीजाणु होते हैं उनके फॉर्मेशन को ये प्रेरित करता है। मतलब काइनेट्स को के बनने का प्रेरण इससे होता है, स्टिमुलेशन। ज़्यादातर तंतुओं में अकाइनेट्स जो देखे गए हैं वो हेटेरोसिस के पास बनते हैं। उनसे एडजेसेंट जो कोशिकाएं होती हैं वो अकाइनेट बनाना शुरू करती हैं, और धीरे धीरे दूसरी उसके दूर की तरफ के भी सेल्स जो हैं वो अकाइनेट बनाना शुरू करते हैं। तो अनफेवरेबल जब कंडीशंस होती हैं, वातावरण इतना फेवरेबल नहीं होता, अनुकूल नहीं होता, उस परिस्थिति में ये निश्चेष्ट बीजाणु का प्रेरण कर सकते हैं। देन शाखवन, अधिकांश जो शाखाएँ बनती हैं हेटेरोसिस के आसपास में बनती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शायद हेटेरोसिस कुछ केमिकल सीक्रेट करता हो, उसके कारण से शाखवन और विभाजन होता है। वैसे भी हमने पहले देखा है कि कुछ पदार्थों के कारण से, स्रवण के कारण से विभाजन को प्रेरित करता है, तो ब्रांचिंग भी प्रेरित कर सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये अवशेषी प्रजनन संरचना है, वेस्टिजियल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। उनका मानना है कि पहले ये रिप्रोडक्टिव संरचना थी, लेकिन अब वो क्षमता इसमें नहीं रही है। कुछ साइंटिस्ट ने देखा, थेरेट ने, दसिकाचारी ने, एनाबेना में, नॉस्टॉक में, राइवल एरिया में, कैलोथ्रिक्स में हेटेरोसिस्ट में अंतः बीजाणुओं का भी निर्माण होता है। तो उसी आधार पर उन्होंने बोला कि ये एक अवशेषी प्रजनन संरचना है, जिनमें पहले कभी प्रजनन होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी खोते जा रहे हैं। रख रखाव या मेंटेनेंस, हेटेरोसिस के निकट के जो सेल्स होते हैं उनके रखाव में मदद करती है कुछ केमिकल पदार्थों का स्रवण करके, ताकि वो जो सेल है उनमें डिवीजन हो सके, वो यंग बने रह सकें, एक्टिव बने रह सकें।